दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का यह शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मेरा दावा है अंत में आप वीडियो को लाइक किए बगैर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न शामिल किया है वो 18 जनवरी 2025 को जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा संपन्न हुआ उसी में आया हुआ था। उन्हीं प्रश्नों को, जो कि कुल 10 प्रश्न हैं, बिना रफ कार्य किए कैसे केवल प्रश्न को पढ़कर मन में ही हम जोड़ घटाव गुणा भाग करके सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते थे, ये चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यह वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। बाकी आपको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट अंत में ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं ये पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न क्या लिखा है। सभी अंकों 4, 2, 0 और 7 के प्रयोग से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या लिखा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में अंतर। तो 2-3 चीज़ है जिसको पहले ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे बच्चे दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाना अच्छे से जानते हैं। अगर वो बच्चे जानते थे या जानते रहेंगे तो ऐसे बच्चे इस प्रश्न को बिना रफ कार्य के बना सकते थे। कैसे? ध्यान दो। जो बच्चे जानते हैं ना, वो अगर उन्हें कहा जाए कि ये 4, 2, 0, 7 से सबसे बड़ी संख्या पहले बनाओ, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहोगे तो सबसे बड़े अंक को पहले लिखेंगे। तो 4, 2, 0, 7 में 7 बड़ा है, उससे छोटा 4, उससे छोटा 2 और उससे छोटा 0। और सबसे छोटी संख्या कहेंगे तो क्या होता है? 0 को हमेशा दूसरे नंबर पे, और 0 से बड़ा कौन है? 2, तो 2 लिखाएगा इस सबसे आगे। अब इसमें घटते क्रम में रहता है, तो बचा क्या? 4 और 7, तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7। अब बस इसी को अंतर करने के लिए कह रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो रफ कर रहे हैं, आपने वीडियो के स्टार्ट में कहा है या वीडियो के शुरू में कहा है कि बिना रफ कार्य किए कैसे हल कर सकते हैं, ये बताऊंगा। तो देखियो, थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्लियर करूँगा कि कैसे बिना रफ कार्य किए हल कर सकते थे। अब ध्यान से देखो, इकाई में क्या लिखा है? 0 और इसमें 7, तो 0 में से 7 तो नहीं घटा सकते, तो ये 10 बनाते ना, इसको इसमें से 1 लेंगे तो 10 में से 7 जाता, क्या बचता? 3। यानी कि उत्तर की इकाई में 3 आएगा। अब ये निश्चित हो गया। अब आप ये चारों ऑप्शन की ओर नज़र घुमाओ तो देखो कौन से ऑप्शन की इकाई में 3 लिखा है। केवल ऑप्शन सी में बस नहीं लिखा है, लिखा है तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। ठीक, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये कैसे जानते बिना रफ कार्य के। ऐसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिखे बगैर, उसको घटाए बगैर कैसे जान पाते? तो देखिए, जो भी बच्चा जानता है कि दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, तब हमेशा सबसे छोटे मान वाला अंक इकाई में आता है। तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो 7, 4, 2, 0 में सबसे छोटा क्या है? 0 है। और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं तो सबसे बड़ा मान वाला अंक इकाई में जाता है। तो 4, 2, 0, 7 में इकाई में क्या लिखाएगा? 7 लिखाएगा। इतना तो वो जानता रहेगा। अब इकाई को अगर घटाते हैं तो लास्ट में इकाई में 3 आना निश्चित था, और 3 आना निश्चित था तो इकाई में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो आगे हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंफर्म हो गया कि कभी भी दिए गए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो सबसे छोटे मान वाला अंक इकाई में जाएगा, और सबसे छोटी संख्या बनाओगे तो सबसे बड़ा मान वाला अंक इकाई में जाता है।
और उनको घटाने पर चूंकि 3 आ रहा है, ठीक, क्योंकि शून्य में से 7 नहीं घटा सकते ना, तो 10 बन जाएगा। तो 3 आ रहा है और इकाई में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है। तो बताओ क्या हम इस प्रश्न को बिना रफ कार्य किए नहीं बना सकते थे? यह रफ कार्य कर भी लेते मान लो तो बहुत कम रफ कार्य करना पड़ता। ये पूरा इस तरह लिख करके उत्तर तक जाने की ज़रूरत नहीं था, इससे पहले भी उत्तर मिल गया। ठीक, तो इस तरह से बच्चों इस प्रश्न को आप लोग इस तरह से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते थे। ठीक है, और आगे जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों के पास भी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो उसको ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक, चलिए देखें अगला प्रश्न। चलो देखते हैं ये प्रश्न, 33/40 में से क्या घटाया जाए तो 11/40 प्राप्त हो। देखो ध्यान से, हर की संख्या समान लिखा है और जो भिन्नों का जोड़ना या घटाना, भिन्नों का जोड़ना या घटाना मान लो सीख गए हैं जो बच्चे, उनके लिए ये प्रश्न बिना रफ कार्य किए हल कर सकते थे। अगर रफ करते भी तो थोड़ा सा ही करना पड़ता। कैसे देखो, मान लो मैं कहूँ 5/8 में से क्या घटाएं तो 3/8 प्राप्त हो। तो पता होना चाहिए कि जब हम घटाते हैं और हर समान रहता है तो केवल अंश को ही घटाते हैं। तो इसका मतलब 5 में क्या घटाया गया होगा तो 3 मिला होगा, स्वाभाविक सी बात है 2। और हर में क्या होगा जो इसमें है, इसका मतलब ये है कि 5/8 में से 2/8 घटाओगे ना तो ये 3/8 मिलेगा। तो ये नीचे वाला हर का संख्या निश्चित है क्योंकि इसमें तो 40 है, इसमें भी 40 है, केवल अंश को घटाकर देखना था हर समान होने पर। तो 33 में से देखें तो क्या घटाएंगे तो ऊपर में ये 11 मिलेगा भाई, स्वाभाविक सी बात है। ये इसी 11 को घटा के देख लो, 33 में क्या आया 22। इसका मतलब जो भी संख्या था वो 22/40 था। अब चूंकि 22/40 ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक, 22/40 ऑप्शन में है ही नहीं, तो कैसे करें? तो बस जब भी जो उत्तर आ रहा है वो ना हो तो उसको सरल करो। तो इसको सरल करें, देखो 2 11 22, 2 दूनी 2 शून्य क्या आया 11/20। तो यही 11/20 देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक, तो इस प्रश्न को वास्तव में हल कैसे करना था, ये 33/40 दिया है, 11/40 प्राप्त हो रहा है, तो बस अंश को अंश में से घटा दिए, क्या मिल गया 22। 40 मिलना निश्चित था। बस इसका सरलतम रूप, इसका सरलतम भिन्न 22/40 का कौन सा है, ये 11/20, तो यही इसका उत्तर है। इसे कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इसमें रफ कार्य करना पड़ा केवल इसको सरल करने के लिए। ठीक, उसके बाद उत्तर मिल गया, यानी बहुत कम मात्रा में रफ कार्य करना पड़ा। क्लियर बच्चों, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और कितना है स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये लिखा है। अब देखो ध्यान से, इस प्रश्न में कई होशियार बच्चे भी उलझ के गलत ऑप्शन पर गोला लगाए थे। क्यों? देखो ध्यान से देखो आप लोग, जिसका लंबाई चौड़ाई में अंतर होता है, ये 3 ठोको, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ज़्यादातर बच्चे इनको आयत बोलते हैं और इसे क्या बोलेंगे वर्ग, क्योंकि इसका चारों भुजा समान है। तो प्रश्न को पढ़ते ही उन बच्चों ने क्या किया जो उलझ गए और गलत ऑप्शन पर क्लिक किए या गोला लगाए कि आयतों में लिखा है तो ये तो वर्ग है भाई, तो वर्ग तो उत्तर नहीं हो सकता, इसलिए पहले तो उन लोगों ने इसी ऑप्शन को काट दिया। ठीक, ऑप्शन बी को ही काट दिया कि ये वर्ग है, आयत नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। उसके बाद क्या किया कि क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल के लिए पहले गुणा किए, तो 18 दहम ये 180 स्क्वायर सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर होगा, और ये हो गया 12 16 कितना होता है, तो 16 दूनी 32 यानी 192, और इसका हो जाएगा 17 कम 17 यानी 187।
अब ये तीनों में देखे कौन ज़्यादा है, तो 192। इस तरह उन लोगों ने ऑप्शन ए पर क्लिक कर दिया, जबकि ये बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ग है, वास्तव में वर्ग को भी आयत कहा जाता है। आप लोग अगर मेरा वह वीडियो नहीं देखे होंगे जिसमें मैंने आयत और वर्ग का परिभाषा, उसकी अवधारणा बताया है, तो उसको जरूर देखना। उसमें मैंने स्पष्ट किया है कि वर्ग वास्तव में एक क्या है, आयत है। इसीलिए वर्ग का परिभाषा लिखते समय क्या लिखते हैं, ऐसी आयत जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो। यानी कि जो वर्ग है वो आयत ही है, बस उसकी चारों भुजा समान ही है। क्योंकि आयत का परिभाषा क्या कहता है, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो वो आयत कहलाती है। और चारों कोण भी 90-90 अंश का होना चाहिए। तो इसमें भी तो वर्ग में भी तो चारों कोण 90 अंश का होता है। देखो आमने सामने का भुजा समान नहीं है क्या, तो आयत के परिभाषा में तो फिट बैठ रहा है ना। इसका मतलब आप लोग भी भविष्य में याद रखना, यानी वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, लेकिन सभी आयत को वर्ग नहीं कह सकते, याद रखना। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर होना था ये ऑप्शन बी, जिसका क्षेत्रफल आ रहा है 196। बाकी इसका तो कितना आया था, 180 आया था, इसका 192 आया था, इसका 187 आया था। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भाई 180, 192, 187 में 196 है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। ठीक, बच्चों से गलती होने का कारण यही है कि उन लोगों ने वर्ग को आयत नहीं माना, वो आयत नहीं है, समझ लिया। ठीक, तो ये प्रश्न भी आप लोगों को नहीं लग रहा है। अगर बच्चे आयत और वर्ग के बीच का जो एक सिंपल सा अंतर है उसको समझते, या दोनों में क्या समानता है उसको जानते रहते, तो केवल ये गुणा करके क्षेत्रफल लिखते और उसके बाद सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। क्लियर? आशा है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं ये प्रश्न। एक साइकिल के पहिए में कुल 24 तिल्लियां हैं। दो संलग्न तिल्लियों के बीच का कोण है, लिखा है। अब देखो, जब बच्चों को ये तैयारी करवा रहे थे कोण से संबंधित, तो उसमें बार बार घड़ी वाला प्रश्न समझाए थे, जिसमें कुल 12 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? 12 खंड। अब वो 12 खंड में बताए थे कि हर 1 घंटा के बीच में 30 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है? 30 अंश का कोण बनता है। अब भाई जब 12 तिल्ली है, मान लो ऐसे ऐसे करें इसको, 12 के सीधा में इस तरह ऐसे करते जाएं, 12 जब तिल्ली करते हैं, ठीक है, तब वो कितने अंश का कोण बन रहा है? 30 अंश का, 2 तिल्ली के बीच में। अब 24 तिल्ली रहेगा तो 12 का डबल नहीं हो गया 24, तो ये डबल हो गया तो ये उसका आधा हो जाएगा, और क्या है, तो ये 15 अंश ही बनेंगे जी। सिंपल सा है भाई। मान लो ये वृत्त है, इसमें इस तरह 4 बराबर भाग में बांटते हैं तो 90-90 अंश बनता है। कितने कितने अंश बनता है? 90 अंश बनता है। इसी में 4 लकीर की जगह में 8 बड़ा ऐसे लकीर कर दें तो कितना हो जाएगा? 90 बन रहा था वो 45 बनेगा, और क्या है। ठीक, तो बस ऐसे ही तो समझना था इसको। तो एक साइकिल के पहिए में कह रहा है तो वो भी ऐसे गोलाकार है। अब उसमें 24 तिल्ली है, तो घड़ी में समझे थे अगर 12, तो 12 में 30 अंश बन रहा था, 2 तिल्ली के बीच में, 2 टाइम के बीच में, चाहे 12 और 1 के बीच में पूछते तो बीच में 30 अंश का कोण बन रहा था। तो 24 तिल्ली होने से 12 का डबल हो गया तो आधा नहीं होगा, तो 30 का आधा 15। तो यही तो इसका उत्तर था। तो आप लोग बताओ, क्या इस प्रश्न में रफ कार्य करने की जरूरत था? आप लोग इसे जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए, आशा है समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न देख लो। देखो, ये भाग से संबंधित प्रश्न था। भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेष फल 27 है तो भाज्य है। अब देखो, जितने भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं उनको ये सिंपल सा सूत्र जरूर पता रहता है कि भागफल गुणित भाजक, या इसी को उल्टा भी कह सकते हो, भाजक गुणित भागफल धन शेष फल होता है। अब तुमको भाजक पता है 51
और भागफल पता है 16, अब शेष फल पता है 27। अब इसको हल करोगे तो इस तरह हल करना जरूरी था क्या? ऐसे हल करोगे तो लंबा समय लगेगा, लेकिन बिना ऐसे हल किए भी कर सकते थे। कैसे? ध्यान दो, 51 का लगभग मान कितना होता है? 50। 16 का लगभग मान माने तो ये 15 मान लो, ठीक, 15 के करीब है। अब 50 और 15 का मौखिक तो गुणा कर सकते हैं। 15 पछे 75, और चूंकि 50 में एक शून्य है तो 750 हो रहा है। अब 750 में केवल 27 ही जोड़ना था, तो अधिक से अधिक 750 हो जाता। अब देखो, इससे कम उत्तर आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमने 51 को 50 मान लिया है और 16 को 15 मान लिया है, जबकि ये ज़्यादा है। तो 775 से ज़्यादा ही उत्तर आएगा, और 775 से ज़्यादा उत्तर देखो उसके करीब में ऑप्शन ए में ही लिखा है। ये तो 775 से कम है, और ये तो बिल्कुल कम है, और ये बहुत ज़्यादा है, डबल तो नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न कैसे बनाएं? इस प्रश्न को बिना रफ कार्य किए बनाने का एक ही तरीका है कि आपको लगभग मान का गुणा, जोड़ना, घटाना, भाग करना आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनके सही उत्तर तक हम लगभग मान का गुणा, घटाव, भाग करके जान सकते हैं। ये उसी अवधारणा पर आधारित था, क्योंकि इनके ऑप्शन में बहुत ज़्यादा का अंतर है ना। क्योंकि इनके ऑप्शन में बहुत ज़्यादा का अंतर है। बहुत ज़्यादा का अंतर हो, उसको लगभग मान के द्वारा आसानी तक सही उत्तर तक पहुंच सकते हो। इसी नियम के तहत यहाँ पहुंचा कि 51 है भाई, वो 50 है, 16 है, इसका मतलब वो 15 ही मान लिए। तो 15 पचे 75, 750 मन में ही गुणा कर लो। 50 गुणित ये 15, तो 15 पचे 75, 750 हुआ। 27 जोड़ देंगे तो अधिक से अधिक हो जाएगा वो 750। अब 750 के करीब, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 750 से। क्यों? क्योंकि 51 को हमने 50 मान लिया था, 16 को 15 मान लिया था। तो 750 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो यही इसका उत्तर है। और क्या है? ये तो हो ही नहीं सकता। और ये कम है ये भी, और ये ज़्यादा है, लगभग इससे बहुत ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये भी तय हो गया, ठीक। तो इस तरह भी हम इस प्रश्न को बिना रफ कार्य किए हल कर सकते थे। अगर नियम से करते तो क्या करते? इस तरह 51 गुणित कितना 16 करते, और उसके बाद इसको 27 को जोड़ते, तो 16 एक कम 16 होता, हासिल 1 आता। 16 पंचे 80, 1 81। अब इसमें 27 को जोड़ते, देखो क्या आता, 7 6 13, और हासिल 1, तो 2 हो गया, 2 और 2 4, और इस तरह 843 उत्तर सही हुआ इसका। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। प्रश्न को देखो, शाम 6 बजे घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य बना कोण। तो जो बच्चा घड़ी देखना जानता है, कोण के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, तो 6 बजे यहाँ 6 रहता है, यहाँ 12 रहता है, तो घंटा कांटा 6 सीधा में रहेगा, और ठीक 6 बजे रहेगा तो मिनट कांटा कहाँ होता है? 12 सीधा में। तो नहीं दिख रहा है जिनके बीच में 180 अंश का कोण बनता है, और 180 अंश के कोण को क्या बोला जाता है? सरल कोण, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो बताओ, क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए रफ कार्य की ज़रूरत था? बिल्कुल ज़रूरत नहीं था। जो बच्चे जानते हैं, घड़ी देखने की कला जानते हैं, घड़ी देखना जिनको आता है और कोण के बारे में नॉलेज है, वो बच्चा बिना रफ कार्य किए इसको हल किया होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक। तो आप लोग आने वाली परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। आशा है समझ में आ गया हो। देखिए, ये तो और इतना बार बताया हूँ इस प्रश्न को हल करने का तरीका, जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप लोग भी देखिए कैसे हल करना था। 90 का अभाज्य गुणनखंड, और जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछे ना, तो पहले 4 ऑप्शन में ये देखो, किसी ऑप्शन में भाज्य गुणनखंड किसी ऑप्शन में भाज्य गुणन तो नहीं दिया है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पूछा है, और जिस भी ऑप्शन में भाज्य गुणनखंड होगा वो गलत होगा। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन ए को 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी, तो ये दोनों तो भाज्य गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता। इसमें देखो 6 तो भाज्य संख्या है, तो ये तो भाज्य गुणनखंड हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी को देखो, 15 भाज्य गुणनखंड है,
ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा बचा? ऑप्शन सी ही तो उत्तर है। अब बताओ, ये प्रश्न केवल ऑप्शन को देख के जाने ना, क्या चीज़ को ध्यान रखना था कि अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो जिस भी ऑप्शन में भाज्य संख्या लिखा रहेगा गुणनखंड के रूप में, वो कभी भी उत्तर नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन में तो भाज्य संख्या दे दिया है तीनों, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो जो एक ऑप्शन बचा वही उत्तर है भाई। समझ आया? देखो इसको हल करके भी देख लो। 2 3 का घात 2 माने 3 गुणित 3 गुणित 5, हल करो। 2 5 6 10 और 3 तिया 9, आ गया 90। यही तो पूछा है, 90 का भाज्य गुणनखंड। क्लियर बच्चों? आशा समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड होता है? देखो ये अभाज्य संख्या है, 2 ठो मैं लिखा हूँ। 5 का गुणनखंड क्या होता है? 1 और 5। 7 का गुणनखंड 1 और 7। तो कोई भी अभाज्य संख्या का पहला गुणनखंड होता है 1 और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं होता है अभाज्य संख्या का, याद रखना। ये पूछ रहा है वह कौन सी संख्या जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का एक गुणनखंड। तो प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड कौन होता है? 1। हमेशा सब अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 होता ही है, और दूसरा गुणनखंड वो स्वयं होता है। तो जो अभाज्य संख्या के बारे में जानता था वो तुरंत टिक लगाया होगा, उत्तर 1 है करके। ठीक, तो ये प्रश्न भी था बिना रफ कार्य करके हल करने वाला। तो ये प्रश्न भी बिना रफ कार्य किए हल करने वाला था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अगला प्रश्न देखें। चलो देखो, देखने से काफ़ी बड़ा कठिन प्रश्न लगता है ये, लेकिन बहुत सरल था। यदि 9432 भागित 1.25 बराबर 7545.6 है हो तो 9.432 भागित 12.5 बराबर होगा। अब इसी को लिख लेते ऐसे, यानी शुरू में लिखा है भाज्य है कि नहीं है, 9.432, और जो बाद में लिखा रहता है भाग चिन्ह के वो क्या रहता है? भाजक है कि नहीं। अब देखो ये 12 लिखा है, अगर दशमलव के बाद के अंक को मैं न देखूं तो ये 12 है, इसमें दशमलव बाद के अंक को ना देखूं तो ये क्या है? 9 है। यानी यहाँ कहें तो 12 से मुझे 9 को भाग करना है। अब बताओ 12 से 9 को भाग करूंगा तो 12 का एक बार पहाड़ा पढ़ूंगा तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तो 12 का कितने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 0 बार। तो 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद दशमलव लगा के और अंक उतारते जाएंगे। तो शुरू में 0 बार ही पहाड़ा पढ़ना है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो भाजक है, ये भाजक बड़ा है, ये भाज्य से, और जब भी भाज्य से बड़ा हो, भाज्य से बड़ा हो भाजक, तब भाजक का पहले 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। कितने बार पहाड़ा पढ़ते हैं? 0 बार। और 0 बार केवल एक ही में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बताओ, क्या इस प्रश्न को हल करने के लिए रफ कार्य करने की जरूरत था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये देखना था कि इसमें ये भाज्य छोटा है, भाजक तो बड़ा है, और छोटे संख्या को बड़े संख्या से भाग करते हैं तो पहले 0 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, और 0 बार केवल एक ही ऑप्शन में लिखा है। इसका मतलब यही उत्तर है भाई। दूसरे में तो दशमलव पहले 0 है ही नहीं, तो कैसे होगा? ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न है हमारा, एक बच्चा बोल रहा था कि सर ये कॉमा लगा है तो हम कैसे जानेंगे जोड़ेंगे? तो भाई देखो यहाँ योगफल लिखा है, मतलब जोड़ना है। कॉमा का अर्थ होता है कि ये सभी अलग अलग संख्या है, दशमलव वाली संख्या है। कुल हमारे पास 5 संख्या था, इन संख्याओं को जोड़ना था। अब इसको बिना रफ कार्य के कैसे हल करेंगे? जोड़ना है इतना सारा 5 संख्या को। तो ध्यान दो, दशमलव वाली संख्या को जोड़ते समय सबसे छोटा स्थान वाला या कोई भी संख्या को जोड़ो, ठीक है। दशमलव वाला नहीं है तो इकाई दहाई तरफ से इकाई से जोड़ना शुरू करते हैं, और दशमलव वाली संख्या हो तो दशमलव के बाद सबसे लास्ट में जो संख्या रहता है उधर से जोड़ना। तो देखो इसमें दशमलव बाद इसमें 4 अंक है, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2।
तो सबसे पहले दशमलव के बाद चौथा नंबर को देखेंगे, 10,000वें स्थान। ये 10वें, 100वें, 1000वें, 10,000वें स्थान। तो 10,000वें स्थान पे देखो बाकी किसी में अंक नहीं है, तो जोड़ेंगे तो 10,000वें स्थान पर एक आएगा, ये निश्चित था, निश्चित हो गया ना भाई। 10,000वें स्थान पे और अंक ही नहीं है बाकी में, तो सीधा सीधा लिख के जोड़ेंगे तो उसके ऊपर में कुछ है ही नहीं, तो एक तो आएगा ना। देखो ऑप्शन ए को, इसमें 2 लिखा है 10,000वें स्थान पर, तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। क्लियर, पहला ऑप्शन कट गया। अब देखो 1000वें स्थान को, यानी दशमलव बाद तीसरे स्थान को। तीसरे स्थान में इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, इसी में है। बाकी दशमलव बाद तीसरे स्थान में बाकी किसी में एक भी नहीं लिखा है, 0 बस लिखा है, तो एक इसी में लिखा है। तो 1000वें स्थान पे दशमलव बाद तीसरे स्थान पर एक ही जगह लिखा है, तो देख के भी पता चल रहा है, तो 1000वें स्थान पर एक आएगा, वो भी निश्चित हो गया। किस में है? देखो ऑप्शन डी में नहीं है, यहाँ 1000वें स्थान पर 2 लिखा है, तो ये भी नहीं उत्तर हो सकता। ये क्लियर हो गया। अब देखो दशमलव बाद ये 2 3 1 1 2 3 1 1 दोनों में है, ऑप्शन बी में भी है, ऑप्शन सी में भी है। आप कैसे जानते? तो दशमलव के इधर इकाई तरफ को जोड़ना था, 111 और इसमें लिखा है 11, तो 111 और 11 122 हो गया, और इसमें लिखा है 1 तो 23, ये 24 और इसमें 1 25, तो 125 आ रहा है, तो 125 तो इसी में लिखा है। ठीक, तो यही इसका उत्तर था। क्लियर, तो ये शॉर्ट ट्रिक हल करने का तरीका बताया इसमें। आप लोग क्या करोगे, अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सीधा 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 ऊपर नीचे लिख लेना था। कैसे? जैसे ये 1.1, दूसरा क्या लिखा है 1.01, फिर क्या लिखा है तीसरा 1.001 लिखा है, फिर ये देखो 0.01 लिखा है। सीधा सीधा हम लिखना है बस। ये 11.01, अरे क्या लिखा है 111.101, उसके बाद फिर 1। अब इसको जोड़ेंगे तो देखो इसके सीधा कुछ नहीं है, तो एक ही आएगा। सॉरी, ये 0 है ना, तो ये तो 0 है तो एक ही आएगा। अब यहाँ देखें 3, ये देखें 2, अब यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5, ये 2 और फिर 1, इस तरह ये उत्तर आया। दशमलव सीधा दशमलव लिखना था। ठीक, बाकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया कि कैसे हम इस तरह भी किए बगैर जान सकते थे। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जो बच्चे किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों, चाहे सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, जवाहर नवोदय स्कूल की तैयारी हो, तो ऐसे बच्चों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन बच्चों को आने वाली परीक्षा में फ़ायदा हो सके। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।